नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान से बात सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान से बात अगर होगी तो वो पीओके पर होगी कि कैसे पीओके वापस लेना है, आतंकवाद कैसे खत्म करना है। और पाकिस्तान से बातचीत में किसी भी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं है। भारत ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। जिस तरह से अमेरिका ने एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि उसने मीडिएशन किया है ये पूरा का पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, तो एक बार फिर से खंडन आया है कि किसी भी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं। सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। बात आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। सुनिए जरा। No, I think, for us, it was very good that we have a new embassy here of the CELAC group, and Honduras is a country where, business is growing. They are politically supportive of us. They were one of the countries who expressed very strong solidarity when it came to the Pahalgam attack. So I appreciated it very much. How do you look at the solidarity which India is getting after Sindoor as well? How do you look at that, sir? Okay, I got to run. Anybody else has anything else? Mostly on. Well, look, let me say a few things here. One, we actually got a lot of international support. Many ministers, many leaders called up PM, many ministers called me up. We had a Security Council resolution which very clearly said that the perpetrators of the attack should be held accountable. And on May 7th morning, we held them accountable through the action which was taken through Operation Sindoor. Now, having said that, I know, what you have spoken to me earlier, that many issues have been raised. I honestly don't see to me, things are fairly clear. So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. तो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच में अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और साथ ही साथ आतंक के खात्मे पर होगी। सिंधु समझौता सस्पेंड रहेगा। तो भारत ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि इस बार हम क्या चाहते हैं और कैसे हासिल करना है। और वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा आतंक के खिलाफ, उसके बाद हम दुनिया में किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू कहीं झुके नहीं। हमें जो करना था हमने वो किया और ताकत से दुश्मन का जवाब दिया। हमने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई है, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों को बचाने के लिए आ गई तो उनका कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। उसकी तबाही की तस्वीरें जो हैं सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ऑस्ट्रेलियन पेपर्स हो, तमाम वॉर एक्सपर्ट्स हो, आप जिसका भी बयान सुनेंगे हर कोई यही ये बात दोहरा रहा है कि इस बार हिंदुस्तान ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है। हिंदुस्तान के हथियार, हिंदुस्तान की सेना का कौशल और नेतृत्व क्षमता जो है, सबने दुश्मन को महज 90 घंटे के अंदर अंदर घुटनों पर ला दिया है। इट्स अ क्लियर कट विक्ट्री फॉर इंडिया। तो ये विक्ट्री जो है वो कैसे हासिल हुई है, इसमें तीनों सेनाओं का क्या रोल रहा है, अपने दर्शकों को आज हम ये समझाएंगे कि भारतीय वायुसेना, नौसेना, थल सेना ने क्या रोल निभाया। साथ ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ की तरफ से क्या कुछ इक्विपमेंट्स तैयार किए गए थे जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल हमने निभाए, यानी कि हमला करने में भी और अपनी रक्षा करने में भी। आप देखिए, आपके ऊपर इतने सारे ड्रोन्स का अटैक हुआ, इतनी सारी मिसाइल्स का अटैक हुआ, लेकिन आप आराम से घर पे सो रहे थे। आपको कोई भी मिसाइल, ड्रोन, किसी भी तरह का कोई हमला हिट नहीं कर पाया। तो उसके पीछे का श्रेय किसको देना है?
ये भी हम आपको बताएंगे ताकि आप उनका शुक्रिया अदा कर सकें और समझ सकें कि हमारी सेना का और हमारे साइंटिस्ट का क्या कुछ कौशल है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ना, हमने अपनी सीमा में रहकर किए हैं, यानी हमने LOC इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं किया है। हमने सिर्फ अपनी सीमा में रहकर वो कुव्वत हासिल की है कि हम दुश्मन को जहां चाहें, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, जहां चाहें वहां दुश्मन को हम बैकफुट पर धकेल सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम आज यही समझेंगे कि हमारी सेनाओं ने कौन से हथियारों के साथ दुश्मन को धूल चटाई है और किसका क्या कुछ रोल रहा है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ हैं, थल सेना के बारे में हमें तमाम जानकारी देंगे, उनके रोल के बारे में। और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेवी से और खुद एक पायलट रह चुके हैं, फाइटर पायलट। तो सर हमें बताएंगे कि नेवी का क्या कुछ रोल रहा था। तो एक एक कर रोल हम समझें। सबसे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि वायुसेना ने जिस तरह से 11 एयरबेस तबाह किए हैं, रेडार सिस्टम तबाह किए हैं, वहां डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किया है, तो क्या कुछ रोल रहा है ये हम समझें। तो हम सबसे पहले जरा स्क्रीन पे चलते हैं और भटनागर से मैं चाहूंगी, मार्शल भटनागर भी हमारे साथ अगर आए तो समझने में आसानी होगी। तो एक एक करके हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि हमने क्या कुछ हासिल यहां पर किया है। मैप के जरिए सर हम समझाते हैं। ये देखिए सर, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों, आप इधर आ जाइए सर ताकि आप बड़ी स्क्रीन पे समझा सकें। तो आप देखिए पठानकोट, भटिंडा, अमृतसर, फिरोजपुर, फजलका, पोखरण, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, भुज। सर एयरफोर्स ने किस तरह से ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल प्ले किया, आप समझाइए। किस तरह से ये जो बॉर्डर एरियाज हैं यहां पर मोर्चा संभाला था। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये भारत की तरफ से ये ऑपरेशन था, ये जॉइंट ऑपरेशन था जी। इसमें बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हुई थी, काफ़ी डिटेल्ड प्लानिंग हुई थी, बिकॉज बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि सिर्फ टेररिस्ट टारगेट्स को टारगेट किया जाना है। टेररिस्ट अटैक्स जो टेररिस्ट जहाँ हाउस्ड हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ उनका रिक्रूटमेंट होता है, वो सेंटर्स को टारगेट करना है। और दूसरी बात ये, एट द सेम टाइम हमको रेडी रहना था, अगर एस्केलेट होती है और बात आगे बढ़ती है तो उसके लिए भी हमको रेडी रहना था। तो डबल तरीके का एक तरह से काम था। उसमें शुरुआत में हमको जो टारगेट दिए थे वो थे 9 बेसिस जो IB और LOC के पास थे। उसमें हमने टारगेट किया यूजिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉइटरिंग म्यूनिशन। फाइटर एयरक्राफ्ट ने यूज़ करे, रफाल ने यूज़ करे हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल, और लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज़ हुआ डिफरेंट इजरायली और डिफरेंट और अदर जो एयरक्राफ्ट लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले जहाज थे, उनके ड्रोन्स थे, उनके द्वारा। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी यूज़ करी गई। ठीक है। उसमें सक्सेस मिलने के बाद जब पाकिस्तान रिटेलिएट किया एक तरह से और बात को आगे बढ़ाया और स्ट्राइक करा हमारे दूसरे बेसिस पे, तब हमने जाके उनके दूसरे बेसिस पे करीब 8 से 9 बेसिस पे अटैक किया। ठीक है सर, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने अपने आप को डिफेंड कैसे किया। डिफेंसिव हम कहाँ रहे, क्योंकि बार बार बात हो रही है आकाश तीर की, इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है तैयार हुआ। और आपको बताएं कि हमने तो सिर्फ टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर में टेरर कैंप्स को। जब पाकिस्तान की तरफ से स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल हमें भेजे गए तो किस तरह से हमारे उस इंटीग्रेटेड सिस्टम ने, ये देखिए सर, ये जो ड्रोन्स आ रहे थे, मैं यहाँ पर, ये जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ से लगातार ड्रोन्स जो हैं वो अलग अलग राजस्थान, पंजाब में ड्रोन्स वो लोग भेज रहे थे, ड्रोन्स अटैक कर रहे थे, मिसाइल अटैक हो रहा था। तो वो जो अटैक्स थे वो यहाँ पर इन तमाम एरियाज में हमने देखे, जम्मू में भी देखे, कश्मीर के इलाकों में भी देखे। तो उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कैसे न्यूट्रलाइज किया। फिनाज एक तरह से बहुत मैसिव अटैक था। बड़े भारी मात्रा में ड्रोन्स भेजे गए जो कि एक स्वॉर्म की तरह से आते हैं, एक झुंड की तरह से आए थे। ये पाकिस्तानी ड्रोन्स भी थे, कुछ चाइना ने प्रोवाइड करे थे, वो वाले ड्रोन्स थे, और उसमें बहुत सारे ड्रोन्स जो ऐसे थे जो टर्की ने प्रोवाइड किए थे। टर्की ने लास्ट में, अगर आपको याद हो, 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले एक एयरक्राफ्ट लैंड किया था जिसमें उनके पायलट्स भी आए थे जो ट्रेन कर रहे थे इनको, और बहुत सारा इक्विपमेंट आया था, वो कुछ बेसिस से ऑपरेट कर रहे थे। तो ये तीनों सेट ऑफ ड्रोन्स थे जो यूज़ करे गए, जिसको इंडिया ने डाउन किया। कैसे डाउन किया? तो इंडिया के पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सिस्टम था जिसको बोलते हैं IACCS, जो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है, रेडार्स को कंट्रोल करता है और मिसाइल्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो बड़े एरिया के लिए है, और स्मॉल पॉइंट्स के लिए हमने जो दूसरा सिस्टम तैयार किया था लास्ट स्पेशली 2 से 3 साल में, उसको कहते हैं
द आर्मी वाला थिंग कॉल्ड? जी सर, हम जरा पहले आपने बात की तो उन है दोनों को- ISCCS की, तो जरा ISCCS कुछ उसके बारे में डिटेल बता दें। कुछ ग्राफिक्स हमारे पास बहुत हद तक मुमकिन है कि वो मौजूद होंगे, तो वो ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरह से इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने काम किया। एयर डिफेंस, रडार, सेंसर्स, ये वायुसेना के कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के साथ ATS का पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं। अवैक्स, बेरिव, A50, फॉल्कन, DRDO ने जो AEWCS बनाया है, और दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या माइक्रोलाइट्स को तुरंत पकड़ लेता है। AD गन्स, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, जेट्स, ड्रोन सभी कुछ होते हैं। और सर, बार बार दोहराया गया कि ऐसा नहीं है, सब लोग सोच रहे थे कि S-400, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जो हमारे पुरानी मिसाइल्स थी, पुराने जो एयरक्राफ्ट थे, माफ कीजिएगा, पुराने मिसाइल, जो पुराने अटैकिंग सिस्टम थे, उनको भी इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। थोड़ा इस सिस्टम के बारे में बता पाएंगे सर? बिल्कुल, इसमें जो मिसाइल्स थी वो कई सारी ऐसे मिसाइल्स और ऐसे सिस्टम थे जो पुराने थे। कम से कम हमने जो 70 और 80 के दशक में जो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पिचोरा मिसाइल है, जैसे ओसा AK मिसाइल है, उसके बाद इगला मिसाइल्स हैं, ऐसे जो सिस्टम है वो पुराने थे। एट द सेम टाइम पर नए सिस्टम भी थे, जो जिसको जैसे हम बोलते हैं कि MR-SAMS और स्पाइडर, और ये सारे नए इक्विपमेंट हैं। तो इन दोनों का अमलगमेशन, इन दोनों का जो तालमेल था वो बहुत अच्छा बनाया। हमारे DRDO डेवलप्ड बेल ने प्रोड्यूस करके जो IACC सिस्टम दिया था उसके थ्रू, और ये सब मिलके कंबाइन होकर आर्मी के जो एयर डिफेंस एसेट्स थे, जैसे कि शिल्का, जैसे कि L-70 गन्स, ये सबको भी एक साथ कोऑर्डिनेट किया गया, इंटीग्रेट किया गया, और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया। सर, आप भी एक बार आएं और बताएं कि किस तरह से हमने आकाश तीर और IACCS, इन दोनों सिस्टम्स को, सर आप उधर खड़े हो जाएं, तो किस तरह से हमने इन दोनों सिस्टम्स के जरिए जो डिफेंस, यानी कि जो हम पर हमला हो रहा था, उसको रोका। क्योंकि आज हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता था कि भाई CDS की क्या जरूरत है, CDS की क्या जरूरत है। तो आज समझ में आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन था, अगर सब मिलके साथ चलेंगे तो दुश्मन को महज 90 घंटे में हम घुटनों पे ला देंगे। तो डिफेंसिव जरा हम समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली इस लड़ाई में एक ही एस्पेक्ट को चेक किया गया जिसमें इंटीग्रेशन की बहुत, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर हमारे बैटल ग्रुप्स चले जाते अंदर, ह्यूज आर्मर्ड थ्रस्ट हो जाते, वॉर ज़्यादा देर चलती, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो CDS का रोल है, वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ हमारी कार्य प्रणाली जो एयर डिफेंस में थी, सिर्फ वही उसी को दिखाया ये गया। पीछे हम समझा सकते हैं IACCS नॉट जो है 5 कहाँ तैनात हैं? राजस्थान, पंजाब के बरनाला में मौजूद है। मेरे ख्याल से स्पेसिफिक लोकेशन देना ठीक नहीं होगा, सर, जो लेकिन मैं ओपन ये सोर्स में मौजूद है, हम वही दिखा रहे हैं, नॉट शेयरिंग द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। मैं देखिए, ऐसा है, बीइंग अ रिस्पांसिबल चैनल सर, जो देश का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका कंप्लीट बॉर्डर, मतलब सियाचिन ग्लेशियर से लेकर गुजरात के भुज तक वो पूरा कवर होता है, और उसमें हर ऐसी जगह पर ये कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश किए जाते हैं। जो पिनास बिल्कुल सही बताया आपने। ये बॉर्डर एरियाज पे जो हमारे जो IC सिस्टम है वो यहाँ पर है, उनकी अच्छी खासी रेंज है, जो इनकमिंग मिसाइल को बहुत आगे पंजाब की बरनाला में सर है, गुजरात में भी है, दिल्ली में, वडसार में, जोधपुर में, अंबाला, हरियाणा में हम समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो अब ये हमारा जो आप ये इंटीग्रेटेड और लेयर्ड से हमें समझना चाहिए। इसमें क्या है, स्काई, जो आकाश का कोई भी हिस्सा जो हमारी धरती के ऊपर है, हमारे देश के ऊपर है, किसी भी 1 इंच धरती को अनकवर्ड नहीं छोड़ा जाता है। और उसमें जैसे सर ने बताया कि शिल्का और L-70 से लेकर L-70 हमारा, हाँ, L-70 जो एंटी एयरक्राफ्ट में 12 बैरल गन है, ये बांग्लादेश वार का उससे पहले का भी है, लेकिन उसको इंप्रूव किया गया। तो यानी पुराने और नए हथियारों को मिला करके आपने अब इसको लेयर्ड में लगाया जाता है कि आप 2 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक, जब तक आपका S-400 यूज होता है, इनके बीच में सब हथियार है। तो अगर दुश्मन का लॉइटर एमिनेशन या ड्रोन या एयरक्राफ्ट या मिसाइल किसी भी लेयर को पास करता है, तो दूसरा, सर ये देखिए अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं। तो इसमें कई सारे ड्रोन्स जो ऐसे थे जो कई लो लेवल पे आए, और उनको टैकल करने के लिए हमने आर्मी की गन्स L-70 गन्स को, शोल्डर फायर मैनपैड्स को यूज किया। इसके अलावा नया सिस्टम है जो DRDO ने अभी कुछ महीनों पहले और 1-2 साल पहले ही ऑपरेशनल करा है, जिसको बोलते हैं काउंटर UAS सिस्टम।
काउंटर हाँ, अनमैन्ड एरियल CUAS, सिस्टम, अनमैन्ड एरियल सिस्टम, है ना? CUAS। सॉरी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब हम ये डेवलप कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट सिस्टम और एयरक्राफ्ट एयर से कैसे हमला होता है उसमें भी तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो गई है। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट ही आएगा, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है, सब यूएवीज, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स हैव कम। ठीक है, अब हम आपको काउंटर यूएस सिस्टम में काइनेटिक किल भी था और उसके अंदर ईडब्ल्यू जैमिंग भी थी। ठीक है, अब मैं अपने दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एयरफोर्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है और आर्मी की तरफ से, और आकाश तीर और जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन में चलता है। सबसे खास बात यह है कि दोनों के कोऑर्डिनेशन में चलता है, और इसीलिए अब आपके पास अगर हो सकता है कि ड्रोन अटैक हो रहा है, वो अगर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एलओसी के, जहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात हैं, तो जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स को ही उस पर एक्ट करना है। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए आपने देखा होगा तीनों के कंट्रोल पुंछ राजौरी में हमला हुआ और वहां पर हमारी कैजुअलिटीज हुई सिविलियन इलाके में। जम्मू के ऊपर काफी सारे अटैक हुए ड्रोन्स के, क्योंकि वो इतना नजदीक है एलओसी के कि इससे पहले कि हम रेड करते हैं वो आसमान में आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा माना जाता, जो भी आप खबर आ रही है, 300 से 400 ड्रोन्स आ गए हमारे ऊपर, यूएवीज आ गए, उसमें से 100 को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और बाकी ड्रोन्स को है पैसिव जैमिंग से, और काफी तो वापस भाग भी गए। ठीक है, अब रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एयर डिफेंस की इंडियन एयरफोर्स के पास है और वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, आर्मी और एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन में जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, हम ग्राफिक्स अभी चाहेंगे स्क्रीन पर दिखाएं तो हम एक एक करके बता सकेंगे कि ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम है ये। एयर डिफेंस, रेडार, सेंसर, ये सब वायुसेना के कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। एब्सोल्युटली। और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के साथ जो एटीएस का डेटा होता है वो इकट्ठा करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। वॉक्स, बेरेव, A50, फॉल्कन, डीआरडीओ, AW, CS से कनेक्टेड होते हैं। तो सर ये सब कुछ जो है, अगर आपने रेडार ने पकड़ा कि भाई दुश्मन की तरफ से ड्रोन, मिसाइल, कुछ भी इस तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल आ रहा है, थ्रेट आ रही है, तो उसमें फिर किस तरह से वो बताते हैं? मतलब एयरफोर्स को ही ये कॉल लेनी पड़ती है या आर्मी की तरफ से भी ली जा सकती है? किस तरह से कंट्रोल सिस्टम काम करता है? बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड फैशन में होता है। सबसे पहले एक सर्वेलेंस रेडार होता है, इसमें से जो भी बड़ा सर्वेलेंस रेडार होगा, जिस एरिया में जहाँ पे कई सारे रेडार्स होंगे इसमें, तो वो पिकअप करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा आईएसीसी को। आईएसीसी का जो कमांडर होगा, जो मेन कंट्रोल कर रहा है बाकी सारे एसेट्स को, जो एयरक्राफ्ट को, एवेक्स को आपने बोला, फाइटर एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल्स को, वो डिसाइड करेगा किस एरिया में ये स्ट्राइक जारी है और किसको कंट्रोल देना चाहिए। हो सकता है वो आकाश तीर के थ्रू सोनसो यूनिट को वो दे दे कंट्रोल, तो वो सोनसो यूनिट विल नाउ गेट टू एक्शन। अगर वो सोच रहा है कि S-400 ही कंट्रोल कर पाएगी तो यही वो पिक्चर थी, तस्वीर थी सर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। एक आईएसीसी सेंटर की है ये, इसको बोलते हैं नर्व सेंटर ऑफ द एयर डिफेंस ऑपरेशन। ये यहाँ पे है, इतनी बड़ी स्क्रीन सभी लोगों को एक सल्यूट है कि जिस तरह से लगातार इनका शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, कि ये तमाम लोग जो हैं लगातार नजर बनाए रखे थे। दुश्मन की तरफ से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आता था जो हमारे लिए थ्रेट था, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, यहां से कॉल ली जा रही थी। अभी स्टोरीज अभी इसकी निकल के आएंगी, बट अगर आपको याद हो बालाकोट के टाइम पे F-16 जो डाउन किया था, जो लेडी ऑफिसर थी जिसने डाउन किया था, वो इसी सेंटर में से ऑपरेट कर रही थी। ओके, वहीं से कंट्रोल कर रही थी सारे अपने जहाज को और उनके अटैक के लिए। ओके, तो यहाँ से ये कंट्रोल सिस्टम था। तो अगर हम अपने दर्शकों को समझें कि हो सकता है कि आर्मी की तरफ से जो मैनपैड हो या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, तो आपका जो IACCS है या फिर आकाश तीर है, दोनों में से कहीं से भी एक कमांड गया कि भाई आप नजदीक हैं ऑब्जेक्ट के, आपके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, आप उसको शॉट डाउन कर दीजिए। एक्चुअली मैं एक चीज बता, जी जी, जब लास्ट इसका फेज होता है, अगर वो सब कुछ ब्रीच करके आपके टेरिटरी में आ गया, इन्फेंट्री मैन जिसके पास मैन पैक एंटी एयरक्राफ्ट सैम है, उसको कोई हुक्म नहीं देगा, वो अपना लोकल हुक्म चलाएगा। उसको खाई दिया दुश्मन का, वो मारे, क्योंकि इट इज टू लेट नाउ फॉर एनीवन एल्स टू एक्ट। दैट इज द मेन। ठीक है, और आकाश तीर किस तरह से काम करता है जरा भी समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है आकाश तीर, जो अभी हम बात कर रहे थे IACCS से, और आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट मिसाइल सिस्टम को 24/7 अलर्ट भेजता है कि भाई आपको काम करना है, ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, इंटरसेप्ट कर लिया है, अब आपको करना है जमीन से हवा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होता है। बैकअप के लिए वायुसेना के नजदीकी बेस को, कि अगर मिस हो गया तो आपके फ्लाइटर जेट्स भी एयरबॉर्न करेंगे, उड़ान भरेंगे। सर एक कहावत जो वहां पे पढ़ी गई थी DRDO में, वहां पर माफ कीजिएगा, नहीं, जहां पर DGMO आए थे, तब उन्होंने गई साहब ने कहा था, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, करेक्ट। व्हाट थर्मो मिस
लिली मस्ट डू मतलब तो मतलब यानी कि अगर कोई एक चीज एक सिस्टम से चूक गई है तो दूसरा उसको करेगा, हम पर खतरा नहीं आएगा। लेयर वो भी जो मैं बता रहा था, यानी कि मुझसे अगर मान लीजिए मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझसे छूट गया है, भले ही मैं एयरफोर्स में भी हो सकती हूँ, आर्मी में भी हो सकती हूँ, तो मेरे बाद दूसरी लेयर काम आ जाएगी। एब्सोल्युटली इसी तरह से बिल्कुल सही। सर नाज़िम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आपने पिक्चर दिखाई ना, ये जो सिस्टम है, ये जो सेंटर है, ऐसा नहीं कि युद्ध में ही ये चलता रहता है, पीस टाइम में भी ये स्काइज को मॉनिटर करता है 24/7। ऐसा नहीं कि युद्ध में ये लोग इकट्ठे हुए, नो, इट इज ऑलवेज देयर। आपके स्काइज को 24 घंटे 24/7 प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमेशा काम करता है। बिल्कुल सही, लोअर स्केल पर काम, बट इट ऑलवेज वर्किंग, बिकॉज़ कोई भी आपकी एयर स्पेस को ब्रीच कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इंटीग्रेशन का। फाइटर कंट्रोलर क्रू, फ्लाइंग पायलट्स क्रू, ऑल्सो दी जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनके क्रू, आर्मी वाले क्रू, और उसके ऊपर जो अम्ब्रेला है, जो टेक्नोलॉजी वाइज जो को एनेबल कराया डीआरडीओ ने और बेल ने, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये सही काम कर सका, ये बैकबोन ऑफ द एयरफोर्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो सर हम बात लगातार कर रहे हैं कि इस तरह से इस कामयाबी में हमारा जो सबसे बड़ा जो श्रेय अगर जाता है तो हमारी सेनाओं को जाता है, हमारे साइंटिस्ट को जाता है, जो दिन रात लगातार इंडिजिनियस वेपन्स भी डेवलप कर रहे थे। साथ ही साथ मैन मशीन का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था वो भी बेहतरीन था। और यहाँ पर एक चीज और काबिले तारीफ थी जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा, लगातार दोहराया भी क्या, कोऑर्डिनेशन। तीनों सेनाओं के बीच में गजब का तालमेल था, और अगर दुश्मन को पस्त करना है और तालमेल इतना गजब का होगा तो फिर नतीजा क्या होगा, ये पूरी दुनिया ने देखा है, जिसकी वाहवाही हर कोई कर रहा है। जरा सुनिए क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी, और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है, और यही तो है जॉइंटनेस। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। चलिए, तो हम लगातार बता रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन था, बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा, सेना की तरफ से भी बयान आया कि जो कोऑर्डिनेशन था उसने इस कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अभी तक हमने ये जाना कि डिफेंसिव यानी कि खुद की रक्षा करने के लिए जो हमारे आकाश तीर हो या फिर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने तीनों ने मिलकर जो तमाम जानकारियां थी वो साझा की, उसके बाद उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लिए गए। ये हमने आपको जानकारी दी जहां तक हमने अपनी रक्षा करी। एक और फ्रंट से लगातार प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था, रक्षा की जा रही थी और जानकारियां साझा की जा रही थी, वो था नेवी का फ्रंट।
श्याम कुमार सर, एक बार आप आए तो जरा बताएं कि दर्शकों को कि किस तरह से इसे कहते हैं ना साइलेंट वॉरियर और साइलेंट किलर के तौर पर नेवी जो है बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही थी। सर, ये जो मैरीटाइम हमारी जो बाउंड्री है उसमें किस तरह का प्रेशर हमने दुश्मन पर क्रिएट किया, ये थोड़ा समझा पाएंगे? इधर आ जाइए सर। थैंक यू पिनाज। दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा, पहले तो भारतीय सेनाओं को मेरा बहुत बड़ा नमन, एक अच्छी विजय के लिए, और नेतृत्व को नमन अच्छी विजय के लिए। हम नहीं, विश्व के कई नेता कह रहे हैं कि भारत ने एक शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन दिखाया और आर्म फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन की बात आज हम कर रहे हैं। जो हमने एयर डिफेंस की बात की, मैम यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इंडियन नेवी इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में लगातार इन्वॉल्व थी। तो जब हम ब्रीफिंग कर रहे थे अभी, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ तक ये एक ही ब्रीफिंग में थे हम, और जब ये मल्टी लेयर डिफेंस की बात हम कर रहे थे तो आउटर, इनर और इनर, उसके बाद तो रेडार, उसके बाद कॉम्बैट पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हवा में था, इंक्लूडिंग मिग-29 जो लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर से कॉम्बैट पेट्रोल कर रहा था, ये एयर डिफेंस का लगातार हिस्सा था और ये सारे के सारे आकाश से इंटीग्रेटेड थे। और अगर समुद्र से कोई अटैक होता, F-16 उनके कराची हार्बर के ऊपर लगातार 3 दिन तक पेट्रोल करते रहे। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कराची, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने INS विक्रांत था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कोई हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहां पर मौजूद था? विक्रांत के साथ करीब करीब 30 तुशील भी कहा जा रहा है, INS तुशील। तुशील मैम नया शिप आया है रशिया से अभी। इसके अलावा हमारे पास जो 7 डिस्ट्रॉयर, 10 से ज्यादा फ्रिगेट और कॉर्वेट, सबमरीन्स और P-8I एयरक्राफ्ट, मिग-29, AEW, मैंने आपने एक यहां से मिग-29 सर, नेवी की तरफ से। हाँ, मिग-29 कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे, और हमारा P-8I जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो पलक झपकते किसी भी तरंग को इमीडिएटली पकड़ के एयर डिफेंस को इंडिकेट करता है। और एक और बात हमने कवर नहीं की मैम, इसके ऊपर हमारा लगातार अवाक्स हमारा एयरक्राफ्ट जो है DRDO का नेत्रा बना हुआ निर्मित हमारा जहाज है वो, जो यहाँ पे काम कर रहा था। और समुद्र में यहाँ पे सर, मैं फिर से अपने दर्शकों को थोड़ा क्लियर करके यहाँ समझाना चाहती हूँ कि नेवी का रोल किस तरह से काम कर रहा था, नेवी किस तरह से चोक कर रही थी मैरीटाइम को। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ सर, सबसे पहले आप खुद भी लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तैनात था, ठीक है, उसके ऊपर हमारा मिग-29 था, और AEW एयरक्राफ्ट का-31 हेलीकॉप्टर जो अवाक्स के जैसा काम करता है, जो रशियन मेड है और जो विक्रांत से और डिस्ट्रॉयर से ऑपरेट करता है। तो रेडार भी मौजूद था वहां पे? रेडार भी था, एयरबोर्न रेडार, जो लगातार सर्वेलेंस करके लगातार एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी को 3 दिन 4 दिन तक लगातार बढ़ाता रहा। और उसके साथ हमारे लैंड पे थे अवाक्स, जो एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा था, ये पैसिव एयर डिफेंस का हिस्सा था। ठीक है, ये सब आप लोग काम कर रहे थे। तो किस तरह से यहाँ पर हमने INS विक्रांत रखा हुआ था, बताएं कि किस तरह से वहां पे चोक करके, क्योंकि कहते हैं कि हम कराची को एक तरह से ना गर्दन पकड़ लेती है हमारी नेवी। बिल्कुल, ये लैंड है मैम और ये हमारा समुंदर है। समुंदर से स्ट्रेटेजिक जो हम लीप देते हैं नेवी से हमेशा किसी भी वॉर में, वो हमने एक 30 से ज्यादा शिप्स को हमने इस मकरान और सिंध कोस्ट पे लगातार रखा, और हमने लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल की। और एक थोड़ी सी लिमिटेशन थी मैम कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में और इंटरनेशनल वाटर में रह के हम किसी तरह का प्रहार नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे मिग-29 रैम्पेज जो मिसाइल हमें मिली है, मिग-29K को इजराइल से मिली है जनवरी में, उस मिसाइल का हमने इसके साथ इंटीग्रेशन किया है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसकी रेंज 250 से ज्यादा किलोमीटर है, मीडिया की इंफॉर्मेशन से दे रहा हूं। और ये भुज के इलाके से और गुजरात कोस्ट में अपने इंटरनेशनल स्पेस नहीं, टेरिटोरियल वाटर में रख के कराची पर प्रहार कर सकती थी। इसका बहुत बड़ा डर था उनको, इसलिए पूरे F-16 को उन्होंने कराची हार्बर में ले आए थे और वहां वो पेट्रोल करते रहे। कराची और सिंध में, सिंध भी सर? सिंध कोस्ट है मैम, मकरान कोस्ट है इनका, जिसपे 1000 किलोमीटर की कोस्ट पे हमने पूरी आइडेंटिफाई करके सारे रडार स्टेशन और सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पिन पॉइंट किया हुआ था। DGNO की जो एड्रेस है उसमें उन्होंने कहा कि अगली बार जब बार हो तो पाकिस्तान जानता है कि हम क्या करेंगे। ये इंडिकेशन था मैम कि हम पूरी तरह से उनके पूरे आइडेंटिफाई करके रडार, स्ट्रेटेजिक लीप, कराची बेस और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते थे और उनको चोक कर सकते थे, जो आप कह रहे हो। ठीक है, तो चोकिंग का पूरा एक ब्लॉकेट का मैसेज था। एक और बात मैं कहूंगा, एक और ग्राफिक्स हम अगर हमारे पास मौजूद है तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से नेवी ने एक बहुत ही ऑफेंसिव
रोल जो है वो अदा किया हुआ था, कैसे घिरा था? सर इस तरफ आए तो आप बता पाएंगे, बेहतर समझा पाएंगे कि किस तरह से 36 वॉरशिप थे। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत मौजूद था, 36 वॉरशिप वहां पर मौजूद थे, 7 डिस्ट्रॉयर्स भी थे। इंडियन नेवी के निशाने पर बिल्कुल कराची था। थोड़ा समझाएंगे ब्रह्मोस, MRSM सब कुछ। देखिए, जो आपने एयर डिफेंस के सिस्टम बताई, जैसे कि आउटर लेयर 4 लेयर में, यही लेयर समुद्र में भी रहता है। मैं जैसे विक्रांत अगर यहां खड़ा सर, है, आप इस तरफ से समझाएंगे तो मैप भी, वो ग्राफिक्स भी दिख पाएंगे आपको भी। अगर विक्रांत यहां पे खड़ा है या शिप खड़ा है और 15 इसके शिप हैं, तो इसके 600 किलोमीटर दूर से हम इसको मल्टी लेयर डिफेंस, एयर डिफेंस में या तो एंटी सबमरीन डिफेंस या एयर डिफेंस या मल्टी एक्सिस डिफेंस, हम तीनों एक्सिस को कंट्रोल करते हैं। अगर सबमरीन का खतरा है और एयरक्राफ्ट का मिसाइल का खतरा है तो हम मल्टी स्क्रीन बनाते हैं, और अगर डिफेंस एयर डिफेंस का खतरा है तो हम एयर डिफेंस स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन का मतलब रेडार, उसके बाद जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके बाद हमारे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसके बाद हमारे जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जैसे आपने L-70 की जैसे बात कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम समुद्र में भी लगे रहते हैं और ये सारे सिस्टम एक्टिवेटेड थे। तो समंदर में अगर हमारे राफेल, सुखोई और हमारी तमाम गन्स, मिसाइल जो हैं वो लगातार निशाने पर ले रखा था हमारे जो थल सेना का जो पूरा का बॉर्डर है, और आकाश की हम रक्षा कर रहे थे, तो साथ ही साथ समंदर में हमने आईएनएस विक्रांत को तैनात किया हुआ था, साथ ही साथ डिस्ट्रॉयर थे। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत खुद मौजूद था, 36 वॉरशिप आईएनएस विक्रांत के साथ भी मौजूद थे, 7 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद थे, सभी ब्रह्मोस, MRSM और वर्णास्त्र टॉर्पीडो से लैस थे। तो सर इसका क्या जमीन, हवा, पानी, किसी भी खतरे से हम समंदर के रास्ते ही निपट सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रैटेजिक डेप्थ देता है, हमेशा समुद्र से लड़ाई वही होती है जब स्ट्रैटेजिक डेप्थ देता है। अगर कोई बस लिमिटेशन ये था तो हम इंटरनेशनल वाटर में थे। और जो सबसे बड़ी घटना ये हुई है मैम, कि आतंकवाद को जो एक्ट ऑफ वॉर करार करना, ये नेवी इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रही थी मैम, इसलिए क्योंकि हमें इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करना पड़ता है। जब तक हम कंट्री को बेलिजेंट डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम यहां से फायर नहीं कर सकते। इस कारण से हमने मैम अपनी ट्रिगर नहीं खोली, और इसलिए डीजीएनओ ने कहा था कि अगली बार पाकिस्तान को पता है कि हम क्या करेंगे। संघर्ष जारी है मैम, और ये युद्ध विराम नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम जब मारेंगे, सिंदूर अभी भी जारी है। जब हम मारेंगे तो वो हमारे पास लिमिटेशन नहीं रहेगी। ये बात दर्शकों को समझनी चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यानी अभी हमने किसी भी तरह से अपनी LOC इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो समंदर में हो, चाहे आकाश में हो, थल सेना में हो, कहीं भी हमने उसको ब्रीच नहीं किया है। अपने घर में रहकर, अपनी सरहदों में रहकर दुश्मन को हमने एक मैसेज दिया है कि देखिए, पहली लड़ाई तो सीधे सीधे आतंक के खिलाफ थी, आप आतंकियों को बचाने के लिए आए, तो हमने उसमें काउंटर रिटेलिएशन किया है, एक्ट किया है, और आपसे अग्रेसिव एक्ट किया है, एक मैसेज देने के लिए कि अभी भी ये युद्ध नहीं है, सिर्फ ये वार्निंग्स चल रही हैं। तो आप देखिए कि अगली बार होगा तो फिर क्या होगा। हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे LOC पर जो हमारी तमाम तोप, गन्स, सभी चीज़ों ने, और कराची में जिस तरह से आप लोगों ने उनको चोक करके रखा, तो अभी महज सीधे सीधे अगर बात करें तो 3 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह से आपको घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, तो अगर और ज्यादा अग्रेसिवली हम एक्ट करते तो क्या हश्र होता, इसका सीधे सीधे जो DGM आए थे नेवी, उन्होंने भी सीधे कह दिया था कि अगली बार क्या होगा। हाँ, 2 बातें कहूंगा मैम, जो स्ट्रेटेजिक बातें हैं। हमने एयर डिफेंस कमांड बनाना है। CDS की बात की, आपका थीम जो आज का शो का है, हमें CDS बनाना है, उसको एक्टिवेट करना। इस कॉन्फ्लिक्ट में CDS ऑपरेशनल कमांडर सर, अब नहीं जरा थे। हमने नेवी की बहुत बात कर ली है, पाकिस्तान पर इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह से प्रहार किया ये भी बता देते हैं। सर आप बैठ सकते हैं। LOC पर 744 किलोमीटर जो पूरी की पूरी जो रेंज था, उसमें आर्मी ने पाकिस्तानी जो LOC एरियाज थे उसमें गोलीबारी लगातार करी, आतंकवादियों की घुसपैठ भी हम नाकाम कर रहे थे। आप देख रहे हैं एनकाउंटर्स अभी भी हो रहे हैं। तो वहां पर किस तरह से LOC पर BSF अर्धसैनिक बलों ने लगातार प्रहार जारी रखा। जो फायरिंग हो रही थी, सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा था, जिस तरह से अग्रेसिव फायरिंग हो रही थी, शेल्स, मोर्टार जो दागे जा रहे थे, उसको काउंटर किया जा रहा था। और आर्मी की तरफ से भी आपको बताएं, जो लॉन्च पैड थे आतंकियों के भी और पाकिस्तान की सेना के भी, जब उनसे हेवी आर्टिलरी फायर हो रहा था तो उनको किस तरह से पूरा डिस्ट्रॉय किया, उसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा है। तो किस तरह से अग्रेसिवली वहां पर एक फ्रंट आर्मी ने संभाला हुआ था, जब हम बात कर रहे हैं ऑफेंसिव लाइन की, और एयरफोर्स ने क्या किया, एक एक करके 7 मई को पहले 9 आतंकी ठिकानों पर जो स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब पाकिस्तान आतंकियों की मदद के लिए आ गया, शील्ड बन के उसकी सेना उतर आई, तो फिर एक एक करके 11 से ज्यादा उसके एयरबेस जो है उनको तबाह किया। और हालत ये थी कि हम लाहौर भी गए, इस्लामाबाद भी, रावलपिंडी भी और सरगोदा भी, और जिसके बाद पैनिक हुआ पाकिस्तान में कि अगर यहां तक आ सकते हैं तो अगला निशाना तो कुछ भी हो सकता है। और फिर उसने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई और हिंदुस्तान को भी फोन किया कि भाई हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं।